Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're doing well. This is your lecture number 13. हमने अगर आप रिकॉल करें तो टू पास कंपाइलर अब तक पढ़ा था और टू पास कंपाइलर में बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो एंड्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो पहला एंड होता है वो हमारे पास फ्रंट एंड होता है। अगर आप रिकॉल करें तो हमारे पास पहला जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, और एक हमने एंड पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड। BE स्टैंड्स फॉर बैक एंड। इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं टू पास कंपाइलर। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल पास कंपाइलर भी होते हैं, जैसे कि जिसके जो है 3 फेज भी हो सकते हैं या 4 फेजेस भी हो सकते हैं, तो उसको टू पास या 2 फेज या 2 स्टेज कंपाइलर, इसी तरह 3 पास या 3 स्टेज या 3 फेज कंपाइलर, आप जो मर्जी कह लें। हमारे पास कंपाइलर की एक और फॉर्म भी होती है जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो फ्रंट एंड होता है। ठीक है जी, उसके बाद इसका एक मिडल एंड भी होता है जो कि हमने शायद अब तक क्लियरली डिस्कस नहीं किया था, मिडल एंड। और देन मिडल एंड के बाद हमारे पास बैक एंड होता है। नॉर्मली कंपाइलर में इन तीनों स्टेजेस को डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम कंपाइलर की ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास कंपाइलर की डिवीजन कम ही हमें नजर आती है, लेकिन हम समझने के लिए ज़रूर इसको डिवाइड कर लेते होते हैं। फ्रंट एंड की हमने फंक्शनलिटी देखी है कि ये टोकन्स बनाता है, ट्री बनाता है पार्सिंग का। उसके बाद फिर वो बैक एंड के ऊपर वो हमारे पास मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। हमने बैक एंड की कुछ जॉब्स देखी थी जिसमें इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग वगैरह इन्वॉल्व थी। मिडल एंड का काम क्या होता है? किसी भी कंपाइलर में जो मिडल एंड का काम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है कोड को ऑप्टिमाइज करना। कोड ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी कंपाइलर का, जिसका मकसद ये होता है कि जब यूज़र कोड लिखता है तो वो कोड के अंदर कोई मिस्टेक कर सकता है, अच्छा, मिस्टेक से मुराद यहाँ पे कोई कंपाइलेशन एरर की बात नहीं हो रही है। मिस्टेक से मुराद है कि वो कोई कोड का कुछ हिस्सा रीयूज़ कर सकता है, या वो कुछ कोड का ऐसा हिस्सा लिख सकता है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसकी मिसाल ऐसे कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा, फॉर एग्जांपल x=3, और आपने कभी x को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसका नुकसान ये है कि आपकी मेमोरी भी कंज्यूम होगी, आपने अपना टाइम भी ज़ाया किया, तो इसकी वजह से कोड की प्रोसेसिंग स्लो हो जाए। तो जब हम लोग अपना कोड लिखते हैं तो हमारे लिए कोड को ऑप्टिमाइज़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसकी वजह एक ये भी होती है, इसकी आप मिसालें, जैसे कि आप सपोज करें कि आप एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब एंड्रॉयड के अंदर जो आप ऐप्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन्स 2 के बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास एंड्रॉयड या किसी भी स्मार्टफोन के अंदर जो है मेमोरी अभी भी एक इशू है। ठीक है, प्रोसेसिंग उसकी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती है नॉर्मली, क्योंकि हमारे पास अभी इसमें प्राइसिंग का भी प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे जब आप प्लेटफॉर्म्स के लिए कोड लिखते हैं तो कोड हर तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो इसके अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप कोई ऐसा वेरिएबल लिख दें जो लेटेस्ट स्टेजेस पे इस्तेमाल ना हो, या आप कोड का कोई एक हिस्सा बार बार रीयूज़ करते रहें, या आप कोई ऐसा हिस्सा लूप में डाल दें जो बार बार डिक्लेयर हो रहा हो। या आपको आगे जाके समझ आएगी कि ऑप्टिमाइजेशन की हमारे पास क्या टाइप्स होती हैं। तो ऑल इन ऑल हमारे पास बात बड़ी सिंपल सी है कि हमने कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है। किस वजह से? ताकि हमारा जो कोड है वो जब रन हो तो वो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा पे लोड ना डाले, कोड को रन होने में आसानी हो, कोड ज़्यादा एफिशिएंसी से रन हो। इसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर पे अब आप आ जाएँ। हमने लेक्सिकल एनालाइजर पढ़ा, सिंटैक्स एनालाइजर पढ़ा, सिमेंटिक एनालाइजर हमने देखा। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरमीडिएट कोड जनरेटर देखा था, जिसमें मैंने आपको 3 एड्रेस कोड या टैग के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बात बताई थी कि 3 एड्रेस कोड की जो एक एग्जांपल है जो हमारे पास रह गई हुई थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको जो है ब्रीफली यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। जो 3 एड्रेस कोड की हम लोगों ने लास्ट टाइम पे हमारे पास जो असाइनमेंट के तौर पे, होम असाइनमेंट के तौर पे मैंने आप लोगों को जो है एक एग्जांपल दी थी। उसके अंदर हमारे पास जो थी एग्जांपल, उसके अंदर एक तो ये एग्जांपल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ T1 = 4 + 5। आपने बेसिकली स्टार्ट यहीं से लेना था। ठीक है जी, बस अब आप यहाँ से ग्रो करते जाएंगे। देन वी हैव T2 = और 4 + 5 तो हमारे पास हो गया। उसके बाद 2 × 4 + 5, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 × T1। उसकी रीज़न ये है कि T1 4 + 5 ही है। देन वी हैव 4 + 2 × इसका मतलब है कि मैं लिखूँगा यहाँ पे T3 = 4 + T2। ठीक है, ये बात अब आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि T2 जो है वो 2 × T1, और फिर अब रिवर्स में जाएंगे तो 4 + 5। देन फाइनली वी हैव 2 +, देन वी विल हैव टू राइट T4 = 2 + T3, और देन फाइनली हमारे पास जो T5 है वो हमारे पास होगा T4 + 3
फाइन, क्योंकि ये 3 के साथ प्लस हो रहा है, और फाइनली जो हमारे पास z आएगा वो हमारे पास z इज इक्वल टू T5 होगा। ये बड़ा सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। और मैं चाहूँगा कि ये जो अगली एग्जांपल है जब आप खुद करें, और इसमें हिंट ये है कि आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट में। तो आप सबसे पहले, और स्क्वायर रूट की जगह आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट की जगह आप कुछ भी लिखेंगे, आप स्क्वायर रूट की जगह SQRT ही लिखेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको इसमें समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया हुआ है, तो ये सोल्यूशन आप इसको लेटर ऑन यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट जो है वो मैंने यहाँ से लिया हुआ है B² से, एंड दैट्स इट। ये तो हमारे पास सोल्यूशन हो गया लास्ट वाले लेक्चर की जो है प्रॉब्लम्स का। अब हम लोग आते हैं जी कोड ऑप्टिमाइजेशन पे। तो जनरलाइज स्ट्रक्चर में हमारे पास तकरीबन हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और अब हम लोग इस कोर्स के भी और कंपाइलर के स्ट्रक्चर के भी लास्ट स्टेज में है, जो कि कोड ऑप्टिमाइजर है। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है, पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। मैंने उसको पहले भी डिफाइन किया। कोड ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा होता है या जो आपने सोर्स कोड लिखा होता है, ठीक है जी, सपोज करें कि आपने C++ लैंग्वेज के अंदर एक सोर्स कोड लिखा, वो कोड जब आपकी मशीन के ऊपर या आपके कंप्यूटर के ऊपर रन होगा, तो हम चाहते हैं कि वो जब कोड आपकी कंप्यूटर या मशीन पर रन हो तो वो क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। एक तो वो उस मशीन के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, रिसोर्सेज क्या चीज़ होती है, CPU के अंदर आपके पास रजिस्टर्स हैं, इंटरनल मेमोरीज होती हैं, जैसे कि आपके पास रैम है और इस तरह की मेमोरीज हैं, और स्पीड कोड की हाई होनी चाहिए। अच्छा, प्रोसेसिंग जो हमारे पास स्पीड होती है कोड की, वो तभी इंक्रीज होती है जब कोड को रन होने के लिए मेमोरी और CPU के कम से कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि हमारा जो हम देखें कंपाइलर का काम क्या है, उसने हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो मशीन के लिए उसको समझना और उसको कंपाइल करना तभी आसान होगा जब उसको उस स्पेसिफिक कोड को रन करने के लिए रिसोर्सेज कम से कम जो है रिक्वायर्ड होंगे, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिसोर्सेज हमने कम कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये हम कम इस तरह करते हैं कि जो हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर जो है कोड लिखे हुए होते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन से मुराद है कि कोई ऐसी हमारे कोड की कंस्ट्रक्शन है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके लो लेवल कोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हमारे पास बन जाते हैं। तो सिंपल इज़ दैट, सादा अल्फाज में, कि हमने अपने हाई लेवल कोड को इतना आसान करना है, उसमें से हमने रिडंडेंसीज को, रिपीटेशन को, अनयूजेबल जो हमारे पास कोड के हिस्से होते हैं हमने उनको रिमूव करना है, ताकि CPU के लिए उसको रन करना आसान हो जाए। ठीक है जी। कोड ऑप्टिमाइज करते हुए कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये बात का ख्याल रखना है कि कोड ऑप्टिमाइज करते हुए कोड का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 4 है वो x इज इक्वल टू 3 हो जाए। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। तो कोड ऑप्टिमाइज करना है, कोड को एफिशिएंट बनाना है, लेकिन उसका मतलब चेंज नहीं करना, मतलब सिमेंटिक्स तब्दील नहीं होने चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिमेंटिक्स क्या होते हैं। उसके बाद कोड को जब आप लोग ऑप्टिमाइज करेंगे तो याद रखिएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन का एक ही टारगेट है, प्रोग्राम की स्पीड बढ़नी चाहिए, मतलब उसकी कंपाइल, उसके रन होने की स्पीड, और उसको रन होने के लिए कम से कम नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो। ये तो बात मैंने आपको पहले भी बताई। और आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ना हो कि ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस आप इतना मुश्किल कर दें कि कंपाइलेशन में इतना टाइम ना लगता हो जितना ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगता हो। इससे मुराद ये है कि जब आप कोड को इन्हांस करेंगे, जब आप कोड को जो है उसको आप जो है पॉलिश करेंगे, तो उसको पॉलिश या इन्हांस करने के टाइम पे आपने ऑप्टिमाइजेशन इतनी मुश्किल नहीं कर देनी कि कोड कंपाइल होने में कम टाइम ले और ऑप्टिमाइज होने में ज़्यादा टाइम ले। हालांकि ऑप्टिमाइजेशन का टारगेट यही है कि कोड कंपाइल होने में कम से कम टाइम ले। तो ये एक चीज़ है जिसका आपने यहाँ पे ख़ास तौर पे जो है वो ध्यान करना है। ये हमारे पास 3 रूल्स हैं, मैं इनको ब्रीफली बता देता हूँ। नंबर 1, कोड का मतलब चेंज ना हो जब आप कोड को ऑप्टिमाइज़ करें। नंबर 2, कोड ऑप्टिमाइज़ करने का टारगेट क्या है कि हमारे पास स्पीड तेज़ हो कोड को कंपाइल करने की, और उस कोड को रन करने के लिए रिसोर्सेज कम से कम रिक्वायर्ड हो। और आखिरी रिक्वायरमेंट ये है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जो है वो इतना फास्ट होना चाहिए कि वो कंपाइलिंग टाइम के अंदर डिले ना लेके आए। ऐसा ना हो कि आप कोड को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में कोड की कंपाइलेशन को मजीद डिले कर दें, जो कि ऑप्टिमाइजेशन का टारगेट भी नहीं है। हमने तो ऑप्टिमाइजेशन को इसलिए करना है ताकि कोड की कंपाइलेशन फास्ट हो जाए। कोड किन किन लेवल्स पे ऑप्टिमाइज हो सकती है? अच्छा, पहला कोड का ऑप्टिमाइजेशन लेवल ये होता है जब आप बिल्कुल स्टार्ट में कोड लिख रहे होते हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको जो है अपने स्पाइडर के कंपाइलर के थ्रू, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं अपने स्पाइडर के कंपाइलर के थ्रू एग्जांपल भी मैं देता जाऊंगा। एक तो ये कि कोड को आपने बिल्कुल स्टार्ट में, कहाँ पे, जहाँ पे यूज़र प्रोग्रामिंग कर रहा होता है,
बिल्कुल उस स्टेज के ऊपर कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। जो अच्छे कंपाइलर्स हैं वो आपको स्टार्ट में ही, इवन के कोड अभी रन भी नहीं होता, वो रन होने से पहले ही आपको ऐसी टिप्स और हिंट्स देता है जिसकी वजह से कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। नंबर 1, तो पहली तो चीज़ ये है कि कोड को फ्रंट एंड के ऊपर, असल में ये बात ऐसे समझनी चाहिए कि फ्रंट एंड के ऊपर कोड को यूज़र खुद ही उसको ऑप्टिमाइज़ करे, उसको ऐसी प्रोवाइड, उसको एड्स दी जाएँ कि वो ऑटोमेटिकली कोड को जो है यूज़र को वहाँ पे उसकी मिस्टेक्स बताई जाएँ और वो वहीं पे कोड को ऑप्टिमाइज़ कर ले। दूसरी स्टेज ये है कि कोड को इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइज़ किया जाए। इससे मुराद ये है कि सपोज करें कि आपने कोड को फ्रंट एंड पे जितना आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे आपने कर दिया, ठीक है जी, फ्रंट एंड के ऊपर। उसके बाद कोड ने जाना है बैक एंड के ऊपर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। बीच में हमारे पास क्या होगा, मिडल एंड, ये होता है इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है जी। तो ये कौन सा लेवल है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होगा कि कोड फ्रंट एंड से जितना ऑप्टिमाइज हो सकता था पॉसिबली वो कर दिया, अब वो जाएगा मिडल एंड पे। अब ये मिडल एंड खुद ब खुद इसको ऑप्टिमाइज करेगा, इसमें यूज़र का कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो ऑप्टिमाइज होके आखिरी लेवल पे जाएगा। और आखिरी क्या हमारे पास लेवल होता है कि कोड डायरेक्टली किस में जाके ऑप्टिमाइज हो, मशीन लेवल के ऊपर। ना ये फ्रंट एंड पे हमारे पास ऑप्टिमाइज होगा, ना मिडल एंड पे ऑप्टिमाइज होगा, बल्कि जो है जब वो उसको मशीन कोड में लिखा जाएगा तब वो वहाँ जाके ऑप्टिमाइज होगा। याद रखिएगा कि मशीन लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्लीट। आई डोंट नो कि यहाँ पे उसकी एग्जांपल मौजूद नहीं है, तो जो आप इसको इस तरह समझ लें कि वो जो आपने अगर असेंबली लैंग्वेज का कोर्स लिया हुआ है तो उसमें आपने मल या ऐड या सब इस तरह की कमांड्स आप यूज़ करते हैं, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्लीट है मशीन लैंग्वेज, लो लैंग्वेज, लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस लेवल पे भी आके आप कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन का पहला लेवल क्या है, ऑप्टिमाइजेशन का पहला लेवल है कि कोड को यूज़र एंड के ऊपर ही ऑप्टिमाइज किया जाए जब यूज़र कोड लिख रहा होता है। दूसरा एंड है कि कोड जितना यूज़र एंड पे ऑप्टिमाइज हो सकता था आपने कर दिया, आपने कोड को रन किया, तो जब कोड मिडल एंड से गुजरा कंपाइलर के जो है हमारे पास मिडल वाले फेज से, और आप रिकॉल करें मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो मिडल एंड का काम ही हमारे पास कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, या तो वहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है जी। और वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ये लूप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह क्या होती है, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आखिरी ऑप्टिमाइजेशन का लेवल है कि बिल्कुल जब कोड CPU के पास पहुँचे और मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हुआ वो, तब हम उसको ऑप्टिमाइज़ करें। मैं जल्दी से आपको एक बात यहाँ समझा देता हूँ कि आप सपोज करें कि आपने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल इंपोर्ट फॉर एग्जांपल मैथ, तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि इंपोर्ट और मैथ क्या है, बस इतना बता दूं कि पाइथन में ये किसी भी जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, और इंपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और मैथ एक मॉड्यूल का नाम है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने कोड अभी रन नहीं किया, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि उसने यहाँ पे इस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। और वो मुझे यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है, वो कह रहा है कि मैथ आपने इंपोर्ट तो करा लिया, मतलब मेमोरी के अंदर मैथ मॉड्यूल आप ले आए हैं, लेकिन अभी तक आपने मैथ का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको इसका एक हिंट दिखा देता हूँ, ज़रा ये देखिएगा कि जब मैं मैथ के मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, DIR का मतलब डायरेक्टरी होता है, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैथ के अंदर है क्या क्या। मैथ के अंदर इतने सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, कॉज इनवर्स, कोजिकेंड इनवर्स, साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, इसके अलावा गैमा फंक्शन है, और बहुत सारे हमारे पास लॉग है, लॉग बेस 10 है, लॉग है। तो जब मैं मैथ के मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ तो उसके साथ इतने सारे फंक्शंस मेमोरी में इंपोर्ट होते हैं। इससे होता क्या है कि जब मैं मैथ के मॉड्यूल को इंपोर्ट कराता हूँ पाइथन में, तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है, CPU के रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं। और अगर मैं इसको इंपोर्ट करा के यूज़ ना करूँ तो इसका मतलब है कि मैंने CPU के मेमोरी को मैंने ओवरऑल अपनी जो है रिसोर्सेज को, CPU को मैंने ऑक्यूपाई भी कर लिया और मैं उसको यूज़ भी नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपोर्ट मैथ, और आगे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट 4। तो इस कोड के हिस्से का इस कोड के हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्रिंट 4 तो सिर्फ स्क्रीन पे 4 प्रिंट करा देगा, जैसे कि आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है, मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और इंपोर्ट मैथ का तो कोई भी यूज़ नहीं है, जबकि ये सारा कुछ मेमोरी में हमारे पास इंपोर्ट भी हो गया, मेमोरी भी ज़ाया हो रही है, वो यूज़ भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ खिलाती है कि यूज़र एंड पे ही उसने मुझे कोड कंपाइल करने से पहले ही बता दिया। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का पहला लेवल होता है, और ये बड़ा अच्छा फीचर होता है किसी भी कंपाइलर का। अच्छे कंपाइलर्स आपको इस तरह के फीचर्स देते हैं। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। मुझे यहाँ पे स्पाइडर को एक दफ़ा बंद करना पड़ेगा ताकि मेरी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ठीक रहे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन तो ये है कि किस लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है। तो पहली थी यूज़र एंड पे, फिर मिडल एंड के ऊपर, और फिर आखिरी मशीन लैंग्वेज के एंड के ऊपर। अब आती है कि कोड को किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, कोड में तब्दीली कहाँ कहाँ पे की जाए कि कोड ऑप्टिमाइज़ हो जाए। अब थोड़ी देर में आपको जब मैं चीज़ बताऊँगा तो ये आपको ज़्यादा लॉजिकल लगना शुरू होगी।
सबसे पहले तो हमारे पास कोड की दो टाइप्स होती हैं ऑप्टिमाइज़ करने की। एक तो हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज़ इस तरह करते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, और ये असल में ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। दूसरी ऑप्टिमाइजेशन होती है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये लेस प्रैक्टिकल होती है। मैं आपको इन दोनों में फ़र्क समझा देता हूँ। सपोज करें कि आपने C++ के अंदर कोड लिखा, ठीक है जी। अब ये C++ का कोड दो तरीक़ों से ऑप्टिमाइज़ होगा। एक तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसी होगी कि आप कहेंगे कि जी कि मैंने इस कोड में ऐसी तब्दीली की है कि ये चाहे आई एम सॉरी, मैंने शायद डायग्राम यहाँ पे नीट नहीं बनाई, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे नीट कर लेता हूँ कि एक हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का लेवल ये होगा कि हम C++ के कोड को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि चाहे वो ये हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं और ये सेपरेट हैं, दोनों के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों का अपना हार्डवेयर है। तो एक तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन ऐसे होगी कि चाहे ये कोड इस मशीन पे चले, चाहे ये कोड इस मशीन पे चले, ये दोनों के ऊपर सेम लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ये कहलाती है मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मैं कोड को ऑप्टिमाइज करूंगा रिगार्डलेस कि वो किस मशीन पे चलेगा, वो जिस मर्जी मशीन पे चले वो उतनी ही ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करेगा जितनी वो इस मशीन पे करेगा, नंबर 1 मशीन पे या नंबर 2 मशीन पे। चाहे वो विंडोज़ पे चले, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग जो है सिस्टम पे चले, चाहे वो एंड्रॉयड पे चले, मुझे इससे गर्ज नहीं है। लेकिन कोड मैं लिखते हुए उसको ऑप्टिमाइज ऐसे करूँगा कि वो जिस मर्जी मशीन पे चले वो मुझे उतना ही लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन देगा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच होती है कि आप, क्योंकि आपने जो फॉर एग्जांपल अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे कोई ऐप बना रहे हैं तो आप ऐप को जनरलाइज फॉर्म में डेवलप करते हैं कि वो ऑलमोस्ट हर मोबाइल के हमारे पास हर एंड्रॉयड के वर्जन पर रन हो जाए। ये इसकी एक एग्जांपल है। इसको बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी नहीं होती। दूसरी होती है मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट से मुराद ये होता है कि मैं C++ के कोड को ऑप्टिमाइज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस मशीन। ये मशीन के ज़रा CPU अच्छा है, ज़रा मेमोरी अच्छी है, रैम अच्छी है, तो मैं कहूँगा जी इसके लिए ज़रा ऑप्टिमाइजेशन मैं और तरीके से करूँगा। ये मशीन है, इसकी ज़रा स्पेक्स लो है, इसकी रैम ज़रा कम है, इसकी रोम ज़रा कम है, इसका CPU बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो मैं इस C++ के कोड को इसके लिए मुख्तलिफ तरीके से ऑप्टिमाइज़ करूँगा। ये कहलाती है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोड जो मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ हो। अब इसका नुकसान होता है, वो ये होता है कि अगर आपने C++ के कोड को ऑप्टिमाइज़ किया मशीन 1 के लिए तो फिर मशीन 2 पे वो वैलिड नहीं है। आपने इस कोड को ऑप्टिमाइज़ किया था सिर्फ इस मशीन के लिए, तो अब ये वाला कोड क्योंकि इस मशीन के लिए ऑप्टिमाइज़ हुआ है इसलिए ये इस मशीन के ऊपर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि रेयर होती है प्रैक्टिकली आप इसको करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है कि आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मशीन। हमें नहीं पता कि वो किस मशीन पे चलेगा, और हम लोग पढ़ेंगे भी इसको ही, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन को। ये बात मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में बता दी, आप चाहें तो उसको ज़रूर पढ़ें कि ये ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर जो मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसमें CPU या रजिस्टर या मेमोरी की बात नहीं होती, ठीक है। हम कहते हैं जिस मर्जी मशीन पे आप चलाएं, जौन सा मर्जी CPU लगाओ, ठीक है जी। ये ऑप्टिमाइजेशन हम लोग तब करते हैं जब मशीन जो आपका हाई लेवल कोड होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुआ होता। ज़ाहिर है जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा और आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो फिर कहानी मुख्तलिफ हो जाएगी। ये इसलिए कि मशीन लैंग्वेज मशीन 1 के लिए जो है जब आप उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो अपने लिहाज से मशीन कोड लिखेगा क्योंकि आर्किटेक्चर मुख्तलिफ है। अब देखिए इसकी मिसाल आप ऐसे समझें, विंडोज़ के लिए मशीन कोड और होगा, लिनक्स के लिए मशीन कोड और होगा, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन और तरीके से होगी, विंडोज़ वाले के लिए और लिनक्स वाले के लिए और तरीके से होगी। तो हम मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं मशीन कोड में कन्वर्जन से पहले, मतलब बैक एंड से पहले जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जो बैक एंड से पहले हो, क्योंकि बैक एंड से पहले अभी कोड मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ होता। जबकि मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन आपको समझ आ गई कि ये ऐसी ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसमें CPU इन्वॉल्व हो जाता है रजिस्टर से। अब हर कंप्यूटर का CPU अलग है। फॉर एग्जांपल ये बहुत रेयर केस है कि दो मशीन्स हैं बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, हो सकता है लेकिन रेयर केस है। हर मशीन की अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अपने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे, अब उसकी अपनी मेमोरी अपनी कैशे होगी एंड सो ऑन सो फॉर। फ़ायदेमंद ये इस लिहाज, लेकिन ये तब हम लोग करते हैं जब आप एक ही मशीन पे काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अपने कोड को बना के मुख्तलिफ मशीन्स पर चलाना है फिर मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन फ़ायदेमंद नहीं होती। इस एक लिहाज से फ़ायदेमंद होती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है तो आप अपने कोड को उसी मशीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये फिर कहाँ तक जाती है, ये मशीन लेवल तक जाती है, ठीक है जी। तो हम मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं कि जितनी आपके पास मेमोरी अवेलेबल होती है। ओके इसके एग्जांपल वैसे एक क्योंकि हम तो कंपाइलर की टर्म में पढ़ रहे हैं, गेमिंग जो आप लोग करते हैं, गेमिंग में आपने देखा होगा कि गेमिंग में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स बनाते हैं।
ठीक है जी। और इसमें ग्राफिक्स कार्ड बड़े जो है एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड्स वगैरह हमें लगाने पड़ते हैं, और हर मशीन के लिहाज से जब वो गेम चलती है तो वो सिर्फ उसी मशीन के लिहाज से एडजस्ट एक दफ़ा होती है, क्योंकि हर मशीन जो आप गेम के लिए डेवलप करते हैं उसको रन करने के लिए जो लोग गेम वगैरह करते हैं उनको पता होगा कि फिर वो मशीन्स भी उस लिहाज से बिल्ड होती हैं, उसी लिहाज से फिर गेम ऑप्टिमाइज होती है। एक 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 एग्जांपल है जो आपको ज़रा आइडिया देके कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सपोज करें कि मेरे पास डू वाइल लूप है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पता होना चाहिए कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है, तो वाई नॉट के मैं आपको इसकी एक जो है एक स्पाइडर में एक जो है एक एग्जांपल दे दूं, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो है पाइथन के अंदर के मैं आपको यहाँ क्या बात बताना चाह रहा हूँ। सपोज करें कि जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 10 और प्रिंट पाकिस्तान। ठीक है जी, ये कोड बड़ा सिंपल सा कोड है, और ये कोड क्या करेगा, ये आपको 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट करके देगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट हो गया। वाई नॉट के मैं यहाँ पे आई भी प्रिंट करूँ ताकि आपको पता चले। तो 0 से लेकर 9 तक उसने 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक ज़रा चीज़ पे गौर कीजिएगा, मैं इसी लूप, ये फॉर लूप है और आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखें कि ये जब लूप चलेगा तो ये 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट करेगा। सपोज करें कि मैंने इस लूप के अंदर एक वेरिएबल लिखा x=3 और मैंने इस कोड को रन किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ मेमोरी में x क्रिएट हो गया, यहाँ राइट साइड पे देखिएगा x क्रिएट हो रहा है और i क्रिएट हो रहा है। i तो इंडेक्स नंबर होता है कि पहले i की वैल्यू 0 होगी जब लूप पहली बार रन होगा, फिर 1 होगी जब लूप दूसरी बार रन होगा, तो i को तो आप छोड़ दें। अब गौर करें वेरिएबल x पे। वेरिएबल x डाटा टाइप इंटीजर, क्योंकि x3 एक इंटीजर डाटा टाइप है, पाइथन में आपको डाटा टाइप नहीं लिखनी पड़ती, और उसके बाद इसकी वैल्यू 3 है। अब जो बात समझने की है वो ये है कि असल में इस कोड में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है जो आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये लूप कितनी बार चला। ये लूप चला 10 टाइम्स, और जितनी बार ये लूप चला उतनी मरतबा वेरिएबल x की वैल्यू क्या असाइन हुई 3। तो इसका मतलब है पहली बार जब पाकिस्तान 0 पे प्रिंट हुआ तो x=3, फिर 1 पे प्रिंट हुआ, x की वैल्यू मेमोरी से अरेज हुई, फिर दोबारा x=3, फिर पाकिस्तान अरेज हुआ, फिर दोबारा x=3। प्रॉब्लम क्या है कि हर दफ़ा लूप जब चलता है तो हर दफ़ा x की वैल्यू वो दोबारा से डिक्लेयर करता है, जबकि x की वैल्यू चेंज भी नहीं हो रही। तो चाहे लूप 1000 टाइम्स भी चले तब भी x की वैल्यू क्या रहेगी 3। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, CPU के ऊपर लोड आ रहा है। हम क्यों एक वैल्यू को 10 टाइम्स डिक्लेयर कराएं जबकि उसकी वैल्यू एक दफ़ा ही हम 3 रख सकते थे। तो इसका हाल ये है कि x की वैल्यू आप लूप से बाहर 3 रखवाएं। अब ये ठीक है, तो एक दफ़ा x की वैल्यू 3 रख लेगा, ना कि 10 टाइम्स रखेगा। तो अब ये चलेगा तो वैल्यू तो अभी भी 3 नजर आएगी, लेकिन फ़र्क ये है कि अब ये वैल्यू 10 टाइम्स 3 नहीं करेगा, बल्कि एक दफ़ा 3 रख के उसको छोड़ देगा। ये एक ऑप्टिमाइजेशन का लेवल है, और ये तब इंपॉर्टेंट होती है जब आपके पास वेरिएबल के ताल्लुक फॉर एग्जांपल 500 600 वेरिएबल्स हो जाएं, तब ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फाइन, तो ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ देने की कोशिश की थी कि अगर आप लोग इसको बोलते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको फ्यूचर में बात समझ आएगी। तो इसका ये एक मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि किसी भी मशीन पर ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने अभी जो है एक वेरिएबल क्रिएट करा हुआ है आइटम, जिसकी वैल्यू क्या है 10, और ये 100 टाइम्स इसकी वैल्यू बार बार 10 डिक्लेयर होगी। तो वाई नॉट कि मैं इस आइटम वाली चीज़ को डू वाइल लूप से बाहर ले जाऊँ, तो मैं इसको फिर डू वाइल से बाहर ले गया हूँ। तो अब जो है इसकी वैल्यू 10 टाइम्स 100 टाइम्स डिक्लेयर नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक दफ़ा डिक्लेयर होगी। CPU के साइकिल बचेंगे और मेमोरी भी बचेगी डेफिनेटली। अब आखिर में बात रह जाती है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। पहला मेथड होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन का कि आप कॉमन सब एक्सप्रेशन को निकाल दें कोड में से। ये बात अभी आप वहाँ जब हमने पढ़नी आपको समझ आएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेड कोड एलिमिनेशन। ऐसा कोड जो आपने लिख दिया लेकिन कभी यूज़ ही नहीं किया, वो कहलाता है डेड कोड। एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया लेकिन कभी यूज़ ही नहीं किया। एक होती है लूप ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने आपको अभी बताई, जिसकी मैंने आपको स्पाइडर में एग्जांपल दी कि फॉर लूप में मैंने एक वेरिएबल रख दिया जो कि बार बार डिक्लेयर हो रहा था, तो ये कहलाती है लूप। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लूप जो है ये आप बहुत दफ़ा जो है रन करते हैं और ज़्यादा टाइम्स के लिए रन करते हैं। सो लूप ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी डेड कोड एलिमिनेशन भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें अनरीचेबल कोड होते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। तो ये 3 वर्ड्स हैं, मैं इसको आगे चल के आपको समझाऊंगा। एक सब एक्सप्रेशन जो कि कॉमन है वो बार बार इस्तेमाल होगा, उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सो C फॉर कॉमन, S फॉर सब एक्सप्रेशन एंड E फॉर एलिमिनेशन। अब ये क्या चीज़ होती है, इसकी एग्जांपल अगेन मैं आपको पाइथन से दे देता हूँ, और ये एग्जांपल आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है होपफुली समझ आएगी। सो अब आप सपोज करें कि आप एक कोड लिख रहे थे, और ये एग्जांपल ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जांपल्स हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इसलिए देता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको सामने नजर आए कि क्या हो रहा है। तो सपोज करें मैंने लिखा
फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, फिर मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर एग्जांपल और प्लस 7, फिर मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस फॉर एग्जांपल 4। अब आपको एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है बहुत क्लियरली कि जितने भी मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये एक्सप्रेशन लिखूँ, ये लिखूँ या ये लिखूँ, ये है एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन ये है मैथमेटिकल, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन चीज़ है, तीनों एक्सप्रेशंस में कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन चीज़ है? 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अच्छा अभी इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट, पहले x की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर y की प्रिंट करेगा, फिर z की करेगा। ये मुझे बता रहा है कि x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 13 है और z की वैल्यू 2 है, जो कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। यहाँ राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि जब उसने ये वाली लाइन रन की तब भी उसने 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब मेमोरी में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 पहले हुआ, फिर उसने इस लाइन के लिए भी दोबारा से 3 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, फिर उसने दोबारा से 3 मल्टीप्लाई, मतलब प्रॉब्लम यह है कि तीनों दफ़ा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रन किया गया, इससे मेमोरी ज़ाया हो रही है। सो वाई नॉट कि हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एक दफ़ा करवा के रख लें। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एक दफ़ा हमने करवा ली कि जी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 6 है। तो अब जहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की ज़रूरत होगी तो उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? वेरिएबल ए में। तो हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह क्या लिख देंगे? ए। तो अब वो ए की वैल्यू उसको पता है क्या है? उसको पता है ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि 6 है। तो वो हर दफ़ा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं करेगा, बल्कि एक दफ़ा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेगा और उसको आगे जाके बार बार यूज़ कर लेगा। ये अब आप देख रहे हैं रिजल्ट अभी भी सेम है, लेकिन बैक एंड पे जो मेमोरी है वो अब लेस कंज्यूम हो रही है। तो इसको कहते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। तो ये जो एक कॉमन एक्सप्रेशन आ रहा था 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा था, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए से, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए से, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए से। ये कहलाता है कि एक जो कॉमन एक्सप्रेशन है, कॉमन, उसको आप एलिमिनेट कर दें। तो इसका रिजल्ट एक दफ़ा कंपाइल होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। दैट इज़ नोन एज कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि हमारे पास b मल्टीप्लाई बाई सी यहाँ पे भी हो रहा है, b मल्टीप्लाई बाई सी यहाँ पे भी हो रहा है। तो हमने b मल्टीप्लाई बाई सी को एक दफ़ा एक वेरिएबल में स्टोर करा के रख लिया और अब हम उसको बार बार यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका फ़ायदा ये होता है, अच्छा आपके पास कुछ सब एक्सप्रेशन होते हैं जो लोकल होते हैं, कुछ होते हैं जो ग्लोबल होते हैं। अच्छा लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट असल में तो फंक्शन के हिसाब से होता है, जैसे कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल कॉमन सब एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जो थोड़े से हिस्से में इस्तेमाल होंगे, कोड के कुछ हिस्से में। कुछ एक्सप्रेशन ऐसा है जो कोड में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जो कुछ हिस्से में इस्तेमाल होगा वो होगा लोकल, जो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है वो है ग्लोबल। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, सिर्फ मिसाल देता हूँ, जैसे कि पाई की वैल्यू, ठीक है जी, या आप सपोज करें 2 पाई आर, ठीक है जी। आई थिंक ये 2 पाई आर जो होता है ये शायद सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो आप बार बार 2 पाई आर को कैलकुलेट करने से बेहतर है कि एक दफ़ा एक वेरिएबल में स्टोर करवा के रख लें और बार बार उसको यूज़ करें। अगर आप लोग शेप्स पे काम कर रहे हैं तो ये ग्लोबल हो जाएगा, इसको लोकल और ग्लोबल बोलते हैं। और दैट्स इट, ये हमारा आज का लेक्चर था। सो आज का लेक्चर थोड़ा स्पीडी इसलिए था क्योंकि ये चीज़ बड़ी आसान सी थी। और याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको एक सवाल आएगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये कोड ऑप्टिमाइज कैसे हो सकता है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन हो रही है, जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, कि आपके पास कौन सी एलिमिनेशन हो रही है। जैसे मैं आपको टाइप्स दिखा देता हूँ कि हमारे पास कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेट होता है या डेड कोड है या लूप ऑप्टिमाइजेशन है। ये आप खुद डिटेक्ट करेंगे और फिर आप उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के एंड में कंप्लीट करवा दूंगा, जिसकी मदद से आप इंशाल्लाह एग्जाम में एग्जाम जो है अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 13। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 इंशाल्लाह, जो कि आपका लास्ट लेक्चर होगा। और उसके बाद फिर हम लोग आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। दैट वाज ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।